हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। ये जो आज का लेक्चर है ये है इक्वालिटी एनवायरनमेंट पे। उनके हम टॉपिक वाइज MCQs करेंगे। इक्वालिटी एनवायरनमेंट के MCQs की डिमांड आई थी स्टूडेंट्स से। मैंने ऑलरेडी आपको इक्वालिटी एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर्स दिए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है एटलीस्ट वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। आज का जो ये MCQ सीरीज़ है, अगर ये बिल्कुल मेन क्वेश्चंस है जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए जो बात है, और मैंने इस पे आपको लेक्चर भी दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको फिर इक्वालिटी एनवायरनमेंट फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर इफ़ यू फाउंड इट डिफ़िकल्ट, अगर आपको ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे तो डोंट हेजिटेट, आप कमेंट सेक्शन में फिर मुझे लिख लेना कि फिर मैं डायरेक्टली टॉपिक ही आपको पढ़ाऊंगी इन डिटेल, ठीक है। तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको अगर क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे कि नहीं लगे। अगर आपको ठीक लग रहे हैं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो दैट्स गुड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, right, the access and benefit sharing protocol adopted by COP10 at Nagoya is regarding the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of। जो नागोया प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, हम जब बोलते हैं रिगार्डिंग द नागोया प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग द फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन हम बोलते हैं कि इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बेनिफिट्स का। लेकिन किन बेनिफिट्स का, नागोया प्रोटोकॉल में हम किस बेनिफिट की बात कर रहे हैं, वो आपको ऑप्शंस में ढूंढना है। ऑप्शन ए, द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी, exclusive economic zones। ऑप्शन सी, marine and coastal areas significant for ecotourism। ऑप्शन डी, technology transfer mechanisms for clean energy development। choose the correct option। नागोया प्रोटोकॉल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? yes, it is talking about the benefits of the genetic resources of the earth। जितने भी हमारे पास genetic resources हैं उनके बारे में बात करता है। so option A is the right answer for question number 1। moving to another question। क्वेश्चन 2, द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ। मैंने इसके बारे में आपको इन डिटेल पढ़ा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर होती है, लेकिन किस चीज़ की रजिस्टर होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस आर इन्वेजन, एलियन स्पीशीज एंड देयर इकोलॉजिकल हैजर्ड्स आउटसाइड देयर नेटिव एनवायरनमेंट, wetland sites under the threat of anthropogenic activities, endangered species of tropical and subtropical fauna, coastal cities under direct threat of consequences of the global warming। choose the correct option। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है बेसिकली एक रजिस्टर होती है, लेकिन किस चीज़ की रजिस्टर होती है? बिल्कुल ऑप्शन बी, वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो गई जो इंसानों की वजह से एक्टिविटीज़ होती है ना। अब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे वेटलैंड्स अंडर थ्रेट आ गए, और उन वेटलैंड्स का जो है वेटलैंड्स को हमने किस में रखा है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा है, एक रजिस्टर बनाई है उनकी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट हम किसको बोलते हैं? ठीक है, ये भी एक मेन टर्म और आम सी टर्म है इक्वालिटी एनवायरनमेंट में, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड एक्चुअली emitted कार्बन। ऑप्शन बी, इट इज़ द लोन अमाउंट बाय IMF फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ऑप्शन सी, इट इज़ द लोन गिवन टू पुअर पीपल फॉर बाइंग मॉडर्न स्टोव्स। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या लगता है कार्बन क्रेडिट हम किस चीज़ को बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट को हम बोलते हैं जब हम देखते हैं कि आपको कितना कार्बन एमिट करने के लिए इजाज़त दी गई और आपने कितना कार्बन एमिट किया, क्या आपने उससे ज़्यादा किया, उससे कम किया, वही जो डिफरेंस हम निकालते हैं ना उसको हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, राइट। शाबाश। हाँ, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Sorry for the inconvenience। Which among the following multilateral conventions seek to protect the human health and environment from persistent organic pollutants? मैंने आपको लिस्ट ऑफ कन्वेंशंस पढ़ाया था, उसमें मैंने सारे कन्वेंशंस पढ़ाए और ये वाला भी पढ़ाया। ऐसा कौन सा कन्वेंशन है जो साइन किया गया किसके लिए? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। किन से? POPs से, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से, जो ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट में फिर बहुत समय तक रहते हैं। तो POPs से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन साइन हुआ था? ऑप्शंस आर बोन कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन एंड बेसल कन्वेंशन।
एंड राइट आंसर इज शाबाश, राइट आंसर इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो साइन किया गया वो पीओपीज के लिए साइन किया गया, पीओपीज से बचाने के लिए एनवायरनमेंट को, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, आप देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस अराउंड टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स के बाहर जो गांव होते हैं उनको बचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास स्कीम। वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? ऑप्शंस और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एंड ये की गई थी कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द NTCA क्या होता है मैंने पढ़ा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। द NTCA हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच 2 नेशनल पार्क्स एज टाइगर रिजर्व्स। किन 2 नेशनल पार्क्स को एज टाइगर रिजर्व्स रिसेंटली बताया गया? अब ये कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा रिसेंटली भी नहीं है। केदारमुख एंड राजाजी, रत्तापानी एंड सुनाबेड़ा, गुरु गस्यादास एंड राजाजी एंड सुनाबेड़ा। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए सही है, कुदरमुख एंड राजाजी, राइट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, मैंने टाइगर रिजर्व्स पे भी आपको एक लेक्चर दिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉज इन द कंट्री। इंडिया में जितने भी एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या है? ऑप्शंस आर सुब्रमण्यन कमेटी, कस्तूरारंगन कमेटी, महादेव नायर कमेटी, माधव नायर कमेटी, उल्लास करनाथ कमेटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज Subramaniam committee. Okay. Okay. Moving to question number 8. In context of environment, the term dirty dozen refers to. Dirty dozen हम किसको बोलते हैं environment में? dozen क्या मतलब क्या होता है? ये आप common sense के हिसाब से कभी अगर देखोगे, dozen होता है जिसमें 12 होंगे, लेकिन dirty हम किसको बोलते हैं? Options are 12 most harmful greenhouse gases, 12 ozone depleting substance, 12 persistent organic pollutants, none of the above. dirty हम बोलते हैं ना जो गंदगी फैलाए, तो वो pollutant ही होगा, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। डजन में 12 आते हैं, तो 12 persistent organic pollutants is the right answer. Okay, moving to question number 9. शाबाश। JKPSI के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है WS Academy पे, आप रजिस्टर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और ये कहाँ पे इसको साइन किया गया? यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम, UN conference on environment and development Rio de Janeiro, World Summit on Sustainable Development Johannesburg, UN Climate Change Conference Copenhagen 2009. चूज द करेक्ट ऑप्शन। और सबको ये पता होना चाहिए, अगर किसी को ये पता नहीं है दैट मीन्स उसका इकोलॉजी एनवायरनमेंट फिर वीक है। UNFCCC जो है फ्रेमवर्क, इसको साइन किया गया 1992 में, और कहाँ पे इसको साइन किया गया? रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पे जिसको रियो नाम है, तो वहाँ पे 3 बड़े कन्वेंशंस को साइन किया गया, उसमें से एक ये भी है UNFCCC। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी किस पे? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे, तो वहीं पे UNFCCC जो है ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको साइन किया गया रियो डी जेनेरो पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स इज नॉट करेक्टली paired with the respective issues it deals with। बहुत सारे कुछ एग्रीमेंट्स की बात की गई यहाँ पे, आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए साइन किया गया, तो यहाँ पे आप देख लो कि किसको पेयर सही तरीके से नहीं किया गया है। ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ओके, Bonn Convention of 1979 Conservation of Migratory Species, Basel Convention of 1989 Regulation of Transboundary Movement, Transit, Handling and Use of Living Modified Organisms, Rotterdam Convention of 1998 Consensual International Trade in Certain Hazardous Chemicals and Pesticides। आपको क्या लगता है कौन सही है इसमें से और कौन गलत है? शाबाश। बेसिकली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में, इसको
फोर्स में आया। ओजोन डिप्लीटिंग इसको साइन किया गया ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस के लिए, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस है उनको बैन करने के लिए, ये सही है। बोन कन्वेंशन जो है माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए साइन किया गया, ये भी सही है। बेसल कन्वेंशन बेसिकली हैजर्डस सबस्टेंस को की मूवमेंट पे ये किया गया, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने यहाँ पे। बाकी जो रोटरडम कन्वेंशन है वो सही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जब हम हैजर्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड करते हैं तो उसमें जो है रेगुलेट करने के लिए रोटरडम कन्वेंशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, जो 16th कॉन्फ्रेंस हुई थी ना UNFCCC की दिसंबर 2010 में 2010 में जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो COP16 थी, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 थी UNFCCC की। और उसको हम क्या एक और नाम बोलते हैं, कैनकन एग्रीमेंट, रियो डिक्लेरेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये जगहों के नाम पे नाम है। तो बेसिकली जो 2010 में हुई थी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस 16th कॉन्फ्रेंस, उसको हम कैनकन एग्रीमेंट बोलते हैं। शाबाश, उसको हम कैनकन एग्रीमेंट बोल देते हैं। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, गडगिल कमेटी रिपोर्ट एट कस्तूररंजन कमेटी रिपोर्ट समटाइम इज सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी, लास्ट कुछ सालों चल रही थी। गडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूररंगन कमेटी रिपोर्ट, ये दोनों जो न्यूज़ में देखी गई ना ये रिपोर्ट्स, ये किसके रिलेटेड थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं देखूंगी किसका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है। ये जो दो कमिटीज़ हैं ये किसके रिलेटेड थी? एंड यस, ये किसके रिलेटेड थी? प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड थी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 13. Environmental impact assessment is mandatory under which one of the following Indian legislations? Environmental impact assessment जो है ये ज़रूरी होता है अगर आप कहीं पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एनवायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा वो हमें देखना होता है। ये ज़रूरी किस लेजिस्लेशन, किस एक्ट के तहत है? ऑप्शंस आर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस में दिए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी सारे हैं, देख लेना इनमें से एग्जाम्स में बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी है ना, ये क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन डिफाइंस डेजर्टिफिकेशन एज, जो ये कन्वेंशन एक है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, ये डेजर्टिफिकेशन को कैसे डिफाइन करता है? ये किस चीज़ को डेजर्टिफिकेशन बोलता है? ओके, स्प्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ deserts encroaching arable lands, rendering them useless, land degradation in dry lands resulting from various factors, none of the above. Choose the correct option. डेजर्टिफिकेशन ने इसने डेजर्टिफिकेशन को कैसे डिफाइन किया है? बेसिकली इसने इसको डिफाइन किया एज लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो लैंड डिग्रेड हो रहा है, जो लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, जो लैंड की स्ट्रक्चर्स खत्म हो रहे हैं, तो जब फर्टाइल लैंड रहा ही नहीं तो वो बंजर ही बनता है, वो डेजर्ट ही बनता है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहे हैं उनको इसने डेजर्टिफिकेशन बताया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द हैदराबाद प्लीज ऑफ COP11 इज रिगार्डिंग, जो हैदराबाद प्लीज है, जो हैदराबाद में एक ओथ लिया गया हैदराबाद प्लीज जिस भी हमको बोलते हैं COP11, वो किस रिलेटेड है? सो क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शंस आर कमिटमेंट टू रिड्यूस सब्सिडीज, फाइनेंशियल कमिटी टू वेटलैंड कंजर्वेशन, commitment to reduce emissions, financial committee to commitment to achieve IG targets। बेसिकली सॉरी ये कमिटी नहीं है, फाइनेंशियल कमिटमेंट टू वेटलैंड कंजर्वेशन है, ये रिलेटेड टू फाइनेंशियल कमिटमेंट टू वेटलैंड कंजर्वेशन। Okay, question number 16. Which of the following addresses traditional knowledge associated with genetic resource considering the rights of indigenous and local communities? जो राइट्स है ना किनके, जो असल में रहते हैं ना लोग किसी जगह पे और उनके पास कुछ रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्स की नॉलेज होती है, उनको हम इंडिजिनस या लोकल कम्युनिटीज़ ही बोलते हैं ना। तो उनके राइट्स अगर उनकी कोई नॉलेज होती है फिर वो आगे शेयर करते हैं, तो उस नॉलेज से जो फ़ायदा मिलता है उस फ़ायदे का बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, उस जो इसको एड्रेस कर रहा है इस चीज़ को, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 16, हैदराबाद प्लीज COP11, ये तो हमने देखा वेटलैंड्स का है। नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, तो वो हमने ये तो सप्लीमेंट्री एक प्रोटोकॉल थी।
ठीक है, मैंने देखा इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नागोया प्रोटोकॉल, जो नागोया प्रोटोकॉल है बेसिकली यही बोलती है कि फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो साइंटिस्ट्स आएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट्स आएंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे बेसिकली, लेकिन जब वो आते हैं रिसर्च के लिए वो ट्रेडिशनल या नॉलेज होती है और या लोकल कम्युनिटीज़ की नॉलेज होती है। अब अगर वो उस नॉलेज को यूज़ करके कोई फ़ायदा उठाते हैं, वो इनका नागोया प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि कहना ये है कि जो वो फ़ायदा उठाते हैं ना, उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा इंडिजिनस कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ को भी मिलना चाहिए। तो इसी को हम नागोया प्रोटोकॉल बोलते हैं। Question number 17. Which among the following awards has been recently instituted by the Government of India for individuals or communities from rural areas that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife? कौन से इनमें से अवार्ड्स है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं किनको? इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटीज़ को जो भी रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारी हिम्मत दिखाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हम अवार्ड को बोलते हैं मेंदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड एंड पीताम्बर पंत नेशनल अवार्ड। बेसिकली उस अवार्ड का नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए जो दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किसको हम बोलते हैं? Options are: it is an international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. ठीक है, ऑप्शन ए, it's an initiative of United Nations to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gases. It's an intergovernmental agreement ratified by all members to reduce greenhouse gas emissions to specified levels by year 2022. It is one of the multilateral RED plus initiatives. तो ये तो सारे issues environmental related ही options है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल हम किसको बोलते हैं। बेसिकली ये IAS में भी आया है ये क्वेश्चन। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है for government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. बेसिकली जो गवर्नमेंट है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, बिजनेस लीडर्स होती हैं, उनके लिए है एक अकाउंटिंग टूल है कि वो अंडरस्टैंड करें और वो देखें कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहे हैं ना, वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रही हैं, वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहे हैं, उसको ये अंडरस्टैंड करें और उनको मैनेज करें। उसी वजह से फिर क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो उसी को हम ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 19. Net metering is sometimes seen in the news in the context of promoting the net metering। बहुत कुछ साल पहले न्यूज़ में था। बेसिकली वो किस चीज़ के रिलेटेड है? Production and use of solar energy by the households consumers, use of piped natural gas in kitchens of household, installation of CNG kits in motor cars, installation of water meters in urban households। तो नेट मीटरिंग जो है ये किस रिलेटेड देखा गया? बेसिकली ये देखा गया प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। जो घरों में एनर्जी लगती है, वो चाहते हैं, इससे चाहते थे कि वो सोलर एनर्जी यूज़ करें, सोलर लाइट को यूज़ करके उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी या बाकी जो जितनी भी चीज़ें हमारी वो चलाएं। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो पहले भी हमने किया, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड गार्गिल कमेटी और कोस्टल कमेटी देखी गई थी न्यूज़ में। क्योंकि ये बहुत जो टर्म बहुत बार न्यूज़ में रही हो ना, वो मैंने यहाँ पे रखी है क्योंकि ये बहुत सालों 2-3 साल ये रही न्यूज़ में, गार्गिल कमेटी और कोस्टल कमेटी, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही थी। जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चला रहा है, वो इनमें से सारे लोकेशंस में इनमें से कुछ किन पोल्यूटेंट्स को देख रहा है, किन पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर कर रहा है? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है यहाँ पे। तो इनमें से जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो हर एक लोकेशन पे जब वो मॉनिटर करते हैं तो इनमें से किन को वो मॉनिटर कर रहे हैं, किन पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बेसिकली ऑलरेडी हमारे एयर में होता है। वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये PM10 एंड PM2.5 भी होता है। इन तीनों को वो वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि इसे लंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, और एसिड रेन भी होता है फिर। ठीक है,
शाबाश, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ दिस पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच किया गया है? आपको मैंने पढ़ाया है मिनामाता कन्वेंशन क्या मरकरी के रिलेटेड है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिलेटेड है, बेसल कन्वेंशन क्या लेड के रिलेटेड है। मैंने आपको अभी भी क्वेश्चंस में भी इनमें क्वेश्चंस कराए और मैंने आपको पढ़ाया भी। जो मिनामाता कन्वेंशन है ना, बेसिकली ये एक्सेसिव जो मरकरी वाटर में आता है उससे एक डिजीज़ होती है, मिनामाता डिजीज़ हम उसको बोलते हैं, तो मरकरी के रिलेटेड ये सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया पीओपीज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिलेटेड है, लेकिन बेसल वाला यहाँ पे गलत है, ठीक है। बाकी 1 और 2 जो है वो 1 और 2 जो है वो सही है। मिनामाता कन्वेंशन और स्टॉकहोम यहाँ पे सही दिया गया है एंड 1 और 2 इज द राइट आंसर। शाबाश। इसके बाद कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड टाइगर रिजर्व, टूरिज्म इज अलाउड इन नेशनल पार्क्स। क्या टाइगर रिजर्व के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड नहीं किया गया है और क्या नेशनल पार्क्स में टूरिज्म को अलाउड किया गया है? इन स्टेटमेंट्स में आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। करेक्ट हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। बेसिकली नेशनल पार्क्स में टूरिज्म अलाउ किया गया है, ये सही है, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन साइड टाइगर रिजर्व, बेसिकली टाइगर रिजर्व मैंने आपको पढ़ाया, टाइगर रिजर्व में वो कोर बफर स्ट्रेटजी पे हमने बनाया है। कोर एरिया में तो बिल्कुल बैन होता है, लेकिन बफर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है। तो पहला गलत है और दूसरा जो है नेशनल पार्क्स में टूरिज्म अलाउ है और लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है ज़्यादातर जानवरों को, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 24. The Wildlife Protection Act 1972 provides for various categories of protected areas. जो Wildlife Protection Act है ना 1972 का, ये हमें बताता है कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हमें बनाने हैं सो दैट कि हमारी वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकें। उन प्रोटेक्टेड एरियाज में इनमें से कौन कौन सा आता है जो इस एक्ट के अंदर है, ठीक है। सो क्वेश्चन 24, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स। तो आप मुझे बताएं इनमें से ये जो चार दिए गए, क्या इन चारों में से कौन कौन आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बेस पे बनाया गया, ठीक है। देखो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, वो बताता है कि हमें बचाना है वाइल्ड लाइफ को। तो नेशनल पार्क्स में भी ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता है हर एक ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, उसमें भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में थोड़ा सा इससे ज़्यादा अलाउ किया जाता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं। और टाइगर रिजर्व्स, ये जो तीन है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे बेस पे बनाया गया। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इसको छोड़ के जो बाकी तीन है तो 1, 2 and 4 ओनली इज़ द ऑप्शन। टाइगर रिजर्व्स को भी इस एक्ट के बेसिस पे बनाया गया। टाइगर मैंने आपको पढ़ाया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी और नेशनल पार्क्स को भी, ठीक है। तो आज हम रखेंगे यहाँ तक ही। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना, देख लेना, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, मिनामाता कन्वेंशन क्या है, बेसल कन्वेंशन क्या है, बोन कन्वेंशन क्या है, यूएनएफसीसी क्या है, किसके समिट कहाँ पे हुए, ठीक है, कौन सा एग्रीमोनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये तो बेसिक है इसका। एनवायरनमेंट इकोलॉजी का एक टॉपिक मैंने आज लिया था, उसके MCQs लिए थे। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, इसमें नहीं लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप। और क्या आपको ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे और या इजी लगे या मॉडरेट लगे। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे तो उसको इकोलॉजी अराउंड फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँ MCQ सीरीज़ को, आप वो भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं मैं टॉपिक वाइज आपको इन डिटेल पढ़ाऊँ, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं देखूँगी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या कहेगी, वो ही मैं करूँगी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये जो MCQs थे मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, किसी को अगर देखना वो लेक्चर्स अवेलेबल है। बाकी JKPSI की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है WS अकेडमी पे। आपको अगर रजिस्टर करना है, आप 6 मॉक टेस्ट है वहाँ पे, पहला मॉक टेस्ट फ्री है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।